नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बहराइच से है। बहराइच यूजीसी कानून के विरोध में सामान्य समाज सड़कों पर उतर आया है और साथ ही शिवपुर ब्लॉक मुख्यालय पर सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे शिवपुर ब्लॉक मुख्यालय पर उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब यूजीसी कानून के विरोध में सामान्य यानी सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर एकजुट होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी शिवपुर अनुष्का श्रीवास्तव को सौंपा है और साथ ही यूजीसी कानून सामान्य वर्ग के अधिकारों पर सीधा हमला है, ऐसा उन्होंने कहा और यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आगे उन्होंने कहा, अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये कानून इस सामान्य वर्ग के खिलाफ साजिश है। हमारे अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है जिसे हम चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते यूजीसी कानून वापस नहीं लिया तो 1 फरवरी को इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। जो भाई हमारे ओबीसी, एससी, एसटी आज हम मिलजुल कर रहते हैं, उनको ये तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ये तोड़ा जा रहा है कि कल हमारा बच्चा उनका बच्चा मित्र नहीं बन पाएगा, कल हम आप आपस में भाई नहीं हो पाएंगे। ये नियम बिल्कुल ही सबका साथ सबका विकास की मंशा पर पानी फेर रहा है और ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये किसी का साथ और किसी का विकास हो रहा है और हम सवर्ण समाज के लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और आपके माध्यम से ये राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन आपको देते हैं। आप इसको राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाकर हम सवर्णों की आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम करें। इस कानून के संदर्भ में अगर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो हमारे सवर्ण समाज के लोग, हमारे नानपारा विधानसभा क्षेत्र के सवर्ण लोग 1 तारीख को इमामगंज में चक्का जाम कर देंगे और सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। ये हमारे सवर्ण समाज का दावा है। और ये जो प्रदर्शन आज हुआ है ये शांतिपूर्ण था, लेकिन 1 तारीख को प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण ना होगा, इतना उग्र होगा कि नानपारा विधानसभा देखेगा कि स्वर्णों की ताकत नानपारा विधानसभा में किसी से कम नहीं है। ये प्रशासन झेलेगा, जिला मुख्यालय झेलेगा और बहराइच का प्रशासन ये हम लोग अवगत भी करा रहे हैं। 1 फरवरी को 12 बजे अगर सरकार द्वारा कोई इस पे कदम नहीं लिया जाता है तो 1 फरवरी इमामगंज जाम होगा। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, प्रदेश सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी। अगली खबर कानपुर से, जहां पर मलिकपुर में कई बीते दिनों से हत्या के मामले में परिजन ने लगाई न्याय की गुहार। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने नहीं की सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। आपको बता दें, पूरा मामला कानपुर देहात के थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत, जहां बीते 11 जनवरी को एक सिक्योरिटी गार्ड के परिवार के ऊपर क्षेत्रीय कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसकी पत्नी मरणासन व घायल अवस्था में दर की ठोकर खा रही थी और साथ ही मंगू के भैया से अपने मकान को छुड़वाकर कहीं और निवास कर रही थी। मृतक की बेटी का कहना है, जब मेरे परिवार में ऐसी घटना घटी थी तो मेरी शुद्धि बुद्धि खो गई थी, जिसके कारण हम लोगों ने सभी आरोपियों का नाम लिखित में दिया था। बाद में हमें जानकारी मिली कि मेरे पिता की हत्या में मुख्य आरोपी और कोई और नहीं, जिन्होंने मेरे परिवार पर जानलेवा हमला करवाया है और उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा है, जिनका नाम एफआईआर में नहीं दर्ज हो पाया, जिसके कारण हमारे सीओ साहब के यहाँ जो बयान हुए हैं उसमें हमने उन सभी के नाम को दर्ज करवाया है और अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि मेरी माँ की हालत गंभीर है और हम लोगों के परिवार पर जान का खतरा लगातार बना हुआ है। क्या नाम है आपका? ममता। क्या हो गया? हो गया है झगड़ा, हमारे मनई का मार डारू है। किसने मार डाला? अब ये अरे अजय तोमर, डीजे और अवस्थी के अजीत पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया? दिया, मगर हमार कोई सुनवाई नहीं है। अब गोविंद के सार ये सब मारो न, मौका लंगड़ा कर डालो न, मार बिटिया कुंवारी बैठी।
क्या पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजित न रहा, खाली पैसा का लेना देना रहा कि हमार दे दो अपने गाँव चले जाए। ना पैसा देने न मर्डर कर डालो, न मार बड़ो का मार डालो। क्या चाहते हैं अधिकारियों से, क्या मांग करते हैं? अरे मांग कर रहा कि वो मान नया करें कुछ, हम आज बच्चे हैं, हम कहाँ कमान जाए बताओ। अब हमारी बिटिया कुंवारी बैठी है, कहाँ खेत दें, पुलिस सुन नहीं रही है। ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम घूस देने जाए, पैसे दे के ये लोग छूट जाते हैं। फिर धमकी दे रहे कि तुम्हारे लड़का का मार डालेंगे, तुम्हारी बिटिया को मार डालेंगे, तुमको मार डालेंगे। बताओ, हम जंगल में पड़े हैं। कौन धमकी दे रहा? ये दे रहे, ये कौन बाहर है। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या मामला हो गया? हमारा नाम गोमती है, बसौसी में रहते थे। मामला ये है कि इनका जो पैसा है लेन देन का चल रहा है सर्विस जगन्नारायण अवस्थी के कॉलेज से। वहाँ पे 2-3 दिन पहले आके ये लोग गाली गलौज दे गए। उनका नाम है जगन्नारायण अवस्थी, अजय तोमर और विजय है जो मनसा राम, उनके पिता का नाम है के 4-5 लोग अजीत है। वो 4-5 दिन आके पहले गाली गलौज दे गए और इसके बाद 2-3 दिन बाद ये घटना हो गई मर्डर का। किस तारीख की घटना, क्या हुई घटना? 11 तारीख 11 बजे की घटना है, रात शाम। क्या घटना हुई इसमें? घटना ये थी कि गाली गलौज 3-4 दिन पहले दे गए। फिर 3-4 दिन बाद ये घटना हो गई कि मम्मी हमारे पापा लोग पैसे मांगने गए, ये पैसे का लेन देन था, पैसे मांगने गए, पैसे ना मिलने पर ये घटना की गई है। मर्डर केस का था, मेरे पिता को मार डाले और माँ की हालत बहुत ख़राब है, जो कि अभी वो दवा इलाज के दौरान से थोड़ा चल रही है। इनका कोई सहारा इनका भी नहीं है कि ये बच सके, और एक छोटी बहन भी है, इनका भी कोई सहारा नहीं है। पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया? पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जिन लोगों का नाम बताया उन लोगों का नाम नहीं जोड़ा गया है, ना लिखा जा रहा, ना इन लोगों से हमें जान मार का खतरा भी है। आरोपी पकड़े गए? कुछ पकड़े गए और जिनका नाम बताए हैं वो लोग नहीं पकड़े जा। कौन है वो लोग? जगन्नारायण अवस्थी है, अजय तोमर है, विजय मनसाराम, अजीत है, के हैं। क्या अधिकारियों से क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि ये लोग पकड़े जाएं और हमें न्याय मिले। जो कि हमारे पिता तो चले गए, सहारा भी नहीं रहा कोई, एक छोटी बहन है, उसका भी कोई सहारा नहीं है। तो इन लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि हमें इधर उधर निकलते हैं तो जान मारने की धमकी भी दिया जाता है। तो हम लोग ना निकल पा रहे, ना घर में रह पा रहे हैं, हम चोरी छिपे कहीं इधर रहते हैं, कहीं उधर रहते, कोई सहारा नहीं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सार्वजनिक रास्ते के निर्माण कार्य को दबंगों ने रोका है। सड़क पर हो रहे इंटरलॉकिंग कार्य को रोककर की मारपीट, समझाने पर दबंगों ने ईंट पत्थर उठाकर मारने का किया प्रयास। खड़ंजा उखाड़कर इंटरलॉकिंग कार्य का हो रहा निर्माण। 20 वर्षों से सार्वजनिक रास्ते से ग्रामीणों का है आना जाना। दबंग विरोध के साथ फर्जी केस में फंसाने की दी रही धमकी। पट्टी कोतवाली के शेखपुर अटगवा गाँव के तिवारी बस्ती का मामला। सर, एक सड़क बन रहा था जो महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत था। तो गांव सार्वजनिक रास्ता था, सब गांव वाले सब आते जाते थे उस पे, लेकिन वहाँ कुछ धोबी बस्ती वाले हैं जो बनने नहीं दे रहे हैं, जबकि ये प्रधान द्वारा ये बनाया जा रहा था। प्रधान भी बोल रहे थे बनाने के लिए, लेकिन प्रधान का भी कहा ये लोग नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको बनने नहीं देंगे, ST SC मुकदमा लगा देंगे और दुनिया भर के गाली भी देते हैं। इसीलिए हम SP ऑफिस आए थे। क्या कहा सर? बोले हैं कि ठीक है, हम यहाँ से हम भेज रहे हैं, वहाँ चेक करके उस पर सड़क बनी है तो उस पर सड़क बनेगा। क्या चाहते हैं हम? यही चाहते हैं कि बेफोकट गाली गलौच न दें और ST SC जो लगाने की हरदम धमकी देते हैं, इसको कृपया ना करें। क्या नाम है आपका?
अंजनी कुमार तिवारी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले में 77वें गणतंत्र दिवस पर शिक्षण संस्थानों में फहराया गया झंडा। समाजसेवी अजय प्रताप सिंह रिंकू के नेतृत्व में विश्वनाथगंज में हुआ कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक व देशभक्ति के सभी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और साथ ही अजय प्रताप सिंह ने बच्चों को आंवले की मिठाई वितरित की। पीएम मोदी व सीएम योगी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की कर रहे हैं अपील। जिले का प्रसिद्ध उत्पादन आंवला सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और साथ ही आंवला आंख, खून की कमी, त्वचा, बाल, पाचन, डायबिटीज समेत हर मर्ज की दवा है। अजय प्रताप ने कहा, उन्होंने बच्चों को गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए महत्व पर प्रकाश डाला। विश्वनाथगंज इलाके के कई स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के साथ अनुभव को भी साझा किया है। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस का आज जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, मैं इस उद्देश्य से निकला हूं कि वहां जाऊं और बच्चों में ये बताऊं कि 26 जनवरी और ये राष्ट्रीय पर्व हम मना क्यों रहे। हम मनाते तो हैं, लेकिन हम भारतीय, आज हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ये बार बार कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। हमारे जिले का सबसे अच्छा देवफल आंवला है। आंवले की मिठाई, आंवले के लड्डू मिल रहे हैं, आंवले की बर्फी मिल रही है, आंवले के कैंडी मिल रहे हैं, आंवले का मुरब्बा मिल रहा है। हमने सबसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, यहाँ आसपास के सभी प्रबंधकों से निवेदन किया कि आप सब लोग लड्डू खिलाना बंद कर दीजिए बच्चों को। हमारे जिले का जो उत्पाद है उसको बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए और इन बच्चों को खिलाइए। अगर आपको बनवाना है तो आप गुड़ का लड़ुआ बनवा खिला दीजिए, गुड़ की गुलैया बना खिलवा दीजिए। और सब ने इसका समर्थन किया, सब ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम सब बच्चों में स्वदेशी भावना प्रकट करेंगे, तभी हमारी भारत माता की जयकारा हो पाएगी। जब हम अपने उत्पाद को समझेंगे, खाएंगे, तभी हमारा ये देश आगे जा पाएगा। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह रिंटू। जनपद बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव भत्सिया का रहने वाला 37 वर्षीय अमीरुद्दीन का पुत्र इरशारुद्दीन अपने गांव में रहता था और उनकी बड़ी बहन तराना का घर बिल्कुल बराबर में बना हुआ था। देर शाम वह अपनी बहन तराना के घर पर था तो किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन असीरुद्दीन के फोन पर आया और उसे बाहर बुलाया और असीरुद्दीन फोन सुनकर बाहर गया तो वह वापस नहीं लौटा। तो परिजनों ने काफी समय बाद उसकी खोजबीन शुरू की, मगर कहीं भी उसका कोई पता नहीं चल सका। थक हार कर परिजन थाने पहुंचे और असीरुद्दीन के गुम होने की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने देर रात गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर आज दोपहर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है कि भत्सिया गांव के जंगल में एक शव छत विच्छत अवस्था में पड़ा हुआ है और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर जाकर देखा तो वह शव असीरुद्दीन का था, जिसका सर बुरी तरह धारदार हथियार से फटा हुआ था। पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया है। क्या नाम है आपका? हिलाल अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? बदसिया। ये क्या मामला है जो तुम्हारे भाई की ये घटना हुई है? ये हमारे फुफेरे भाई हैं जो अपनी बहन के घर में थे। वो अचानक किसी का फ़ोन आया था समथिंग रात के 8 बजे। तो उन्होंने बाहर बुलाया तो बाहर ऐसे गए कि फिर वापस आए ही नहीं। जब लोगों ने छानबीन की उनके घर वालों ने तो पता नहीं लगा। सुबह कंप्लेंट की थाने में जाके तो फिर पुलिस को सब मिला। अच्छा, किस अवस्था में मिला है? गंभीर रूप से घायल थे, सर में चोट थी। अच्छा, क्या नाम था इनका? नाम इनका असीरुद्दीन था और इनके पिताजी का नाम इफ्तिकार अहमद था। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर का रहने वाला 44 वर्षीय ओमवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह आज सुबह अपनी आलू की फसल में पानी लगाने ट्यूबवेल से गया था तो पड़ोसी की ट्यूबवेल को जैसे ही उसने चलाना चाहा तो बारिश की वजह से जमीन गीली होने की वजह से अचानक उसे करंट लग गया, जिससे ओमवीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। काफी समय तक ओमवीर घर नहीं लौटा तो परिजन उसे देख खेत पर गए तो वहां ओमवीर मृत अवस्था में ट्यूबवेल के पास पड़ा हुआ था और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ओमवीर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नाम है तुम्हारा? अतुल कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? दौलतपुर। ये क्या मामला है जो तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है? हमारे पिताजी ट्यूबवेल चलाने गए थे
मतलब आलू में पानी लगाने गए थे। हाँ। तो वहीं पर करंट वगैरह में इनके लग गया हाथ में, तो वहीं के वहीं अर्थिंग वगैरह पता ना कैसे खाए हो, तो बाकी वजह से ज़मीन की कोई कारण तो ना हुई, बारिश के कारण हुई, तो वहाँ से करंट लग गया, वहीं मौके पर मौत हो गई। अच्छा, क्या नाम था इनका? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री पंकज त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हसनपुर श्री प्रेमपाल सिंह ने कुशल नेतृत्व में थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2026 को चेकिंग दबिश की गई कार्रवाई की गई है और ग्राम रखेड़ा के जंगल से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण, एक गैस सिलेंडर, एक चूल्हा, पाइप, एक लोहे का ड्रम तथा लगभग 1500 लीटर लाहन जिसे मौके पर नष्ट कराया गया है। ग्राम लुहारी खादर के कीकड़ के जंगल से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण, एक गैस सिलेंडर, एक चूल्हा, पाइप और साथ ही एक लोहे का ड्रम लगभग तथा 250 लीटर लहन जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की बात करें तो ओमपाल पुत्र खयामा निवासी ग्राम लुहारी खादर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा का निवासी है। मुरादाबाद के कंठ रोड स्थित स्वयंवर बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के पहुंचते ही माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया। मंच से बोलते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कई बड़े व संवेदनशील मुद्दों पर बेबाक बयान दिया है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आज अगर शंकराचार्य मंच पर उपस्थित हैं तो चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई जज, सबको उनके सामने घुटने टेक कर बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को रद्द कर नया कानून लाने की क्या जरूरत थी। संविधान को रद्द कर अपने कानून बनाकर समाज में जहर खोल दिया गया। आज हालात ऐसे हैं कि कोई झूठा आरोप लगा दे तो सीधे जेल भेज दिया जाता है। संविधान में किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं दिया जाता है, छोड़ा गया नहीं है। और उन्होंने इस फैसले के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। ब्राह्मण महाकुंभ में आपको बता दें परमिशन को लेकर सरकार पर सवाल। मीडिया से बातचीत में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ब्राह्मण महाकुंभ के आयोजन के क्रम में वह दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई हमेशा संघर्ष से भारी रही है। और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि कुछ लोग समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दलित एक्ट जैसा काला कानून पास हो रहा था तब यही लोग तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को आने वाले चुनाव में जवाब दिया जाएगा। शंकराचार्य प्रकरण पर उन्होंने कहा कि 15 से 16 दिनों में मां गंगा की गोद में बैठकर न्याय मांगा जा रहा है, लेकिन कोई मानने तक नहीं पहुंचा है, वहां पर मनाने के लिए भी नहीं गया। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को स्वयं जाकर हाथ जोड़कर शंकराचार्य से मिलना चाहिए था, गंगा स्नान कराना चाहिए था। यहाँ आए हैं मुरादाबाद में, क्या से? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरा दौरा है। आगामी 28 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उसी के क्रम में मैं उधर दिल्ली तक अपनी यात्रा पर हूँ। आपका जो संबोधन हो रहा था कि अगर लखनऊ जाकर अगर बात नहीं मानेगी लहू बहाएगा, लहू की बात ये क्या मैसेज है? हमेशा आज़ादी की लड़ाई में लहू बहता है। जब एक तानाशाह शासक होगा तो लहू बहा देगा, तो उस हद तक भी हम जा करके उसको सहन करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अमन चैन की, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा, अपने अधिकार की रक्षा के लिए अगर वहां तक भी झेलना पड़ेगा तो हम लोग झेलेंगे, लेकिन न्याय लेकर के रहेंगे।
यदि परमिशन नहीं मिलती है और उसके बाद में भी कार्यक्रम करने की तैयारी रहेगी तो हम कहेंगे जब पूरे देश और प्रदेश से आएंगे लोग और सबको कार्यक्रम मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं परमिशन मिलेगा भाई? हम भी तो उनके वोटर हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम आतंकवाद पैदा करने के लिए तो कार्यक्रम कर नहीं रहे हैं। हम एक सामाजिक सौहार्द पैदा करने का कार्य ब्राह्मण करता है। उस तहत अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो इसका मतलब हमारे साथ अन्याय और अत्याचार होगा। हम करेंगे, हम कार्यक्रम करेंगे। यानी आपको ये लगता है ब्राह्मण समाज के साथ में भाजपा सरकार अन्याय कर रही है? अन्याय बिल्कुल करे, ब्राह्मण के साथ ही नहीं पूरे सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। अब महसूस हुआ है, हम तो काफी दिन से इसको लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन अब लगा है जब ये यूजीसी और दलित एक्ट जैसा जानलेवा काला कानून लेकर के लोग आए। स्टेप क्या रहेगा? अभी यूजीसी को लेकर आपने भी कुछ मन से बयान दिया कि सिंदूर और चूड़ी जो है वो लेकर के ऐसे लोगों को, ऐसे अपने समाज के लोग जो जाति और जनेऊ दिखा करके समाज को ठगने का काम करते हैं, हमारे समाज के प्रतिनिधि, और यूजीसी पर नहीं बोले। दलित एक्ट के काला कानून जब पास हो रहा था उस समय वो छक्के की तरह तालियां बजा रहे थे। ऐसे सवर्ण और ब्राह्मण नेताओं को हम आने वाले चुनाव में हमारे घर की सवर्ण समाज के घर की महिलाएं चूड़ी और सिंदूर पहनाने का काम करेंगी। तो बहिष्कार कर रहे हैं क्या? भाजपा का बहिष्कार है ये बताइए, क्योंकि आपके आसपास नहीं, जो ये यूजीसी लाए हैं दलित एक्ट काला कानून ला करके हमारे सम्मान को रौंदने का काम, हमारे नौनिहालों के को शिक्षा से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है, तो बहिष्कार तो होगा ही। एक सवर्ण जो शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं उसको लेकर के तो क्या शंकराचार्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा? शंकराचार्य भगवान के समतुल्य होते हैं और आज 15-16 दिन हो गया माँ गंगा की गोद में बैठ करके न्याय मांग रहे हैं और कोई मनाने तक नहीं गया। उनसे बड़ा कोई है क्या? चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, इनको जा करके उनको मनाना चाहिए, हाथ जोड़ करके उनको गंगा स्नान करा देना चाहिए, इसमें भी उनकी जीत होती, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं किया गया। कभी मानते हैं कि भाजपा की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, यूपी में तो मुख्यमंत्री भी संत है, बड़े संत बनाम छोटे संत, और दोनों का अड़ियल स्वभाव, और देखिए क्या कहाँ तक ले जाता है। कालनेमी तब की संज्ञा दी जा रही है, देश को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कालनेमी है। कालनेमी तो सब जगह घूम रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब में कालनेमी है। अब वो कौन कालनेमी है उनको स्पष्ट करना चाहिए था, ये उनका विषय है, वो जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभिषेक सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे से फायरिंग की वीडियो वायरल कर एक अभियुक्त गिरफ्तार और एक के कब्जे से अवैध तमंचा 3 खोखा कारतूस बरामद। बताते चले कि दिनांक 26 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था और बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना रजबपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 12/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सचिन उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खबर सीतापुर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी छोटे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई को पत्थर मारकर किया था बुरी तरह से जख्मी। घटना को अंजाम देकर आरोपी छोटा भाई मौके से फरार हो गया था। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में बड़े भाई की हुई थी मौत। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गाँव का पूरा मामला। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभिषेक सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे से फायरिंग की वीडियो वायरल कर एक अभियुक्त गिरफ्तार, एक के कब्जे से अवैध तमंचा 3 खोखा कारतूस बरामद। दिनांक 26 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध तमंचे से फायरिंग की वीडियो
वीडियो वायरल हुई थी। उक्त प्रकरण में गंभीरता से उसे लेते हुए तत्काल जांच की गई थी और उक्त प्रकरण में दिनांक 27 जनवरी 2026 को थाना रजबपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिन पुत्र सतवीर उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का सोनभद्र आगमन हुआ है। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं के लिए यह भी एक सुनहरा मौका है, वह अपना भविष्य भी बना सकते हैं और साथ ही पारंपरिक खेलों से लेकर क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन तक इन प्रतिभागियों में युवा भाग ले रहे हैं और साथ ही भारत में विभिन्न खेल आयोजनों में 100 से अधिक पदक जीते हैं। ऐसे होनहार खिलाड़ी ओलंपिक या एशियाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भी पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाते हैं। कैसा लगा? सबसे पहले तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। इन्होंने सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन पूरे देश में कराया। बधाई उत्तर प्रदेश के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहता हूँ। इन्होंने विधायक खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत कराया और ये एक ऐसे आयोजन है। आज देखिए गांव-गांव में जिस तरीके से खेलों के प्रति नौजवानों में रुझान, खेल है, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, नए खेलों से लेके पुराने खेलों तक। आप जहाँ क्रिकेट देख रहे थे, यहाँ गिल्ली डंडा से लेके 25 प्रकार के खेल, नए पुराने। आज भारत में खेलों के लिए जो वातावरण बना है, 100 से ज़्यादा पदक भारत ओलंपिक में जीतता है। तो भारत में जो खेलों का माहौल बना है, और क्रिकेट जो आप देख रहे थे उसके तो हम सरताज हैं संसार के। तो मुझको लगता है कि आज खेल को लेके देश में जितनी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, खेल को लेके जो जागृति आई है, आपका नौजवान खेल कर भी अपना भविष्य अच्छा बना सकता है। और आप देखते होंगे कि जब चाहे विश्व खेल हो, ओलंपिक खेल हो, एशियाड जैसे खेल हो, तब खिलाड़ी पदक लेके लौटता है तो नायक जैसा स्वागत प्रधानमंत्री जी से भी मिलता है, मुख्यमंत्री जी से भी मिलता है और इस देश में उसको फिर पैसे का जैसे लगता है कि झोलियां खोल दी जाती हैं। तो खिलाड़ियों का इतना सम्मान इस दौर में है, तो मुझको लगता है खेलों के लिए देश में स्वर्णिम दौर है। सोनभद्र में एक तस्सु है, लगातार जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं और मृत व्यक्ति को। मुझको लगता है कि आज हम लोग खेलों की बात करा जाए। विधायक जी हमारे भूपेश चौबे जी ने इतना बड़ा आयोजन करा है। मुझको लगता है कि नौजवानों को जो दिशा मिलेगी आज रॉबर्ट्सगंज से, इस माटी से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझको लगता है खेल से जुड़ा नौजवान कभी दूसरे गलत राह नहीं जाता है और एक अच्छा इंसान बन के समाज में जीता है, परिवार को भी सहारा दे रहा है और अपनी भी अच्छी जिंदगी जी रहा है। आप स्वर समाज को लेकर भारत माता की। जौनपुर जिले में मंगलवार को यूजीसी बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध की लहर देखने को मिली। सरवर समाज और साथ ही करनी सेना की बैनर तले हजारों लोगों का एक जनसैलाब नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा और यूजीसी द्वारा लागू की जा रही नीतियां छात्र समुदाय के भविष्य के लिए नुकसानदायक बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग का ऐलान किया है। और साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे करनी सेना और स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी बिल को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की की और चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। चलो भारी भरकम विरोध प्रदर्शन यूजीसी के खिलाफ आपके क्या हुआ ये किया जा रहा क्या है? यूजीसी बिल को लेकर के विरोध है। यूजीसी बिल हमारे सवर्ण समाज के छात्र के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसी को लेकर के। ये जो यूजीसी कानून आया है इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के कोर वोटरों को नुकसान माना जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे है। क्या इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को
अगर किसी ने सींचा है तो समर्णों ने सींचा है। अगर किसी ने उनको आज यहाँ मुकाम तक पहुँचाया है तो समर्णों ने पहुँचाया है। अपने खून पसीनों से सींच करके आज यहाँ तक उनको बनाया है, तो उनको गिराने का काम यही लोग करेंगे अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिए तो। क्या कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से नाराज चल रही है? देखिए, अभी कल मैं देख रहा था कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं फकीर हूँ, जब चाहूंगा झोला उठाऊंगा चल दूंगा। इनका कौन सा भरोसा है? ऐसे तमाम प्रकार के जहरीले नीति वो आप बना देंगे और हम लोग झेलेंगे, वो झोला उठाएंगे, गुजरात चले जाएंगे। 2014 से चला आ रहा है, हम झोला उठाएंगे चल देंगे। देखिए, चल तो दिए, झोला उठा के चल दिए। यूजीसी लाद के सवर्णों का सर्वनाश कर। देखिए, एक चीज और बता दूं, निकल लेंगे। मुझे किसी पार्टी से, मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूँ। आए दिन समर समाज की लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा। मुझे किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सभी पार्टी की अगर नीतियां समर्णों के खिलाफ होंगी तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सभी करेंगे। अच्छा, विपक्ष हो चाहे बड़े नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कोई यूजीसी बिल पे बोलने को क्यों बोलेगा? इनके घर के बहन बेटी भाई सब तो विदेश पढ़ रहे हैं। अगर आज हम लोग यहाँ हैं तो हमको गेहूं चाउर बेच करके पढ़ाना है। पूर्वांचल में बीएचयू में लोग लिख रहे हैं ब्राह्मण वापस जाओ। जरा पूछ लीजिए, जो बीएचयू कैंपस के दीवारों पे लिखा जा रहा है, आज बीएचयू कैंपस को बनाने वाला कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। यूजीसी बिल आया 3 दिन हो गया, 3 दिन पे बड़ा सन्नाटा था। कोई सन्नाटा नहीं। 3 दिन सभी लोग सुनिए, सभी लोगों ने, हमारे जनपद के मातृशक्तियों ने, बहनों ने, भाइयों ने, आदरणीय अग्रजनों ने, छात्र नेताओं ने, छात्र सभा के कर्मचारियों ने, सभी ने अपने सोशल मीडिया पर पुरजोर विरोध तब से आज भी कर रहा है और समर आर्मी आगे भी करता रहेगा। वो प्रदेश नहीं, भारतवर्ष के चाहे जहाँ कहेंगे वहाँ कहेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और आपको एक बात और आप बता दूं, कानून वापस लो, आप सुनिए, अगर यूजीसी बिल जिस दिन लागू हुआ उसमें सबसे पहले अगर किसी ने पुरजोर विरोध किया, सामने आया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्ण आर्मी सर्वेश पांडे जी, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या ये सर्व समाज का वोट नहीं पाते हैं क्या? इनके पास हैसियत है बात करने का, विरोध करने का। और लोग तो बता दीजिए, चूड़ी पहन ले, चूड़ी हम देंगे खरीद करके। 2027 का चुनाव करीब है, फॉरवर्ड लॉबी को खुश करने के लिए तो नहीं ऐसा नहीं लगे? देखिए, फॉरवर्ड लॉबी को ये खुश कर ले। आप बताइए, जिन चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, जिनको चुनाव के समय में फायर ब्रांड नेता बना करके भेजा जाता है, उनको मुख्यमंत्री बना के बैठाए हैं, किस काम के हैं? वो किस काम के हैं आप बताइए? जिनको यूजीसी बिल के लिए बोलना चाहिए, वो बैठ करके घर में वो चाउमीन और बर्गर खा रहे हैं। परेशान तो हमारे जौनपुर से या प्रदेश के सभी नौजवान साथी हो रहे हैं। क्या तैयारी ऐसे में यूसीसी की और लेके क्या है यूजीसी, ताकि समर्णों का सफाया हो। ठीक, इनको लाना। नाराजगी क्यों? अरे नाराजगी इसमें आप नहीं, आप बात, एक मिनट, आप बात कर रहे इक्वलिटी को बीजेपी से, मेरी बात सुनिए। स्वर्ण समाज को आज तक कभी बीजेपी से कोई नाराजगी ही नहीं। स्वर्ण समाज की ही देन है कि बीजेपी आज हर सियासत पे गई है। और आज वह क्या कर रहा है, इक्वलिटी का नियम लाके, इक्वलिटी का नियम है क्या? कोई नियम आपको इक्वलिटी दिखाई पड़ रही है यूजीसी में? मतलब आपको अनुसूचित जनजाति, SC ST जितने भी हैं सबको कहने का अधिकार है। समर समाज क्या हलवा है? इनके बच्चे नहीं हैं, हमारे वोट नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, नहीं है तो नहीं है। इसका रिजल्ट इस बार मिलेगा। 27 पिक्चर दिखाएंगे तो इस पर होंगे। और सुनिए, 1 मिनट, अगर आपको लेना हो तो एक बात मेरी और ले लीजिए। ये जितनी माताएं और बहनें और तमाम संगठन के लोग, ये भाड़े पे और किराए पे बुला करके आने वाले लोग नहीं है, ये स्वेच्छा से आने वाले लोग हैं। इसमें कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया है। महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। और आपको बता दूं, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, हम समर्ण आर्मी के प्रदेश सचिव हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने अपने खून से लेटर लिखा है, उनके एक एक खून के कतरे का जवाब हम लेंगे।
हम देने का काम। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कड़ाके की ठंड और बारिश के अलर्ट के बीच सिद्धार्थनगर में स्कूल बंद कर दिए गए। भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिलाधिकारी ने लिया है ये एक्शन। जनपद के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। सीबीएसई, आईसीएसई मान्यता प्राप्त आकाशीय और साथ ही अल्पसंख्यक एवं केजीबीवी स्कूल शामिल है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में 28 जनवरी 2026 को रहेगी छुट्टी और जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही है वहां शिक्षक उपस्थित रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित स्कूल प्रतिबंध पर होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां शहर की स्वीकृत कॉलोनियों की अब होगी विस्तृत जांच। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण ने पिछले 10 वर्षों में स्वीकृत विभाग आवासीय कॉलोनियों की जांच के आदेश जारी किए हैं। जांच के दौरान यह परखा जाएगा कि कॉलोनियों में प्लाटों का विभाजन स्वीकृत लेआउट के अनुसार हुआ है या नहीं। साथ ही सड़क, नाली, बिजली, ट्रांसफार्मर, पार्क समेत सभी मूलभूत सुविधाएं मानकों के अनुरूप हैं या नहीं, इसकी भी समीक्षा होगी। इसके अलावा कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के गठन पर UPRERA पंजीकरण की भी जांच की जाएगी और स्वीकृत लेआउट के अनुसार पार्क और सामुदायिक सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं, इसका भी सत्यापन होगा। और साथ ही ये जानकारी शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के सचिव अजय त्रिपाठी ने दी है। ये भी प्राथमिकता में है और एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग ये भी करने जा रहे हैं निकट भविष्य में कि हम लोग सभी पिछले 10 वर्षों तक के प्रथम चरण में हम कॉलोनाइजर्स और कॉलोनियों का सर्वे कराने जा रहे हैं अपने जो अभी उपलब्ध हमारे जूनियर इंजीनियर से उनके माध्यम से कि क्या उन कॉलोनाइजरों ने जो पूर्व में नक्शे पास कराए हैं उनके अनुरूप उन्होंने कॉलोनी का निर्माण किया है, क्या उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर रखी है, जो कम्युनिटी प्लेसेज हम लोगों ने या पार्क शर्तों के अधीन स्वीकृत है नक्शे, वे कॉलोनाइजर्स को उपलब्ध है, कॉलोनाइजर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं कि नहीं हमारी सोसाइटी के लिए, और उनके द्वारा सारी चीजें फॉलो की जा रही हैं। इस बिंदु पर भी हम लोग अतिशीघ्र सर्वे करा करके और पहले हम सबको एक वार्न करेंगे, सबको एक सचेत करेंगे, सबसे आग्रह भी करेंगे कि जहां कमियां हैं कृपया वे दुरुस्त कर लें और भविष्य में यदि दोबारा पाए जाने पर जो भी संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सीतापुर पुलिस उपाधीक्षक हरिकेश यादव द्वितीय अनुभाग लखनऊ द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। साथ ही कर्मचारी गण के निवास करने हेतु बनी बैरक और मेस का निरीक्षण भी किया गया। तत्पश्चात थाना स्थानीय के कर्मचारी गण का सम्मेलन कर सभी की समस्याओं के बारे में पूछा गया व सभी को ड्यूटी संबंधित आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के बाद थाना स्थानीय के रेलवे स्टेशन सीतापुर जंक्शन पर पुलिस बल के साथ गश्त भ्रमण करते हुए सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म व प्लेटफॉर्म पर आने वाली सभी ट्रेनों आदि की चेकिंग की गई और कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु नहीं मिली। इस दौरान गश्त भ्रमण कुशलता से रहा।
ब्लॉक सहसवान की ग्राम पंचायत सरैया में कांग्रेस ने ग्रामीण के साथ लगाई चौपाल। कांग्रेस द्वारा लाई गई मनरेगा योजना गांव गरीब और मजदूरों को वरदान थी और सुनीता सिंह ने कहा। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं में पूर्व जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुनीता सिंह, जिला प्रवक्ता उपासना चौहान, जिला वक्ता कार्तिक रघुवंशी, किसान कांग्रेस जिला सद्दाम सैफी, सहसवान विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहवीर सिंह और सहसवान के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रामपाल सिंह शामिल रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह ने कहा, SIR प्रक्रिया से पूरे जनपद में रोष है। मतदाता मत जुड़वाने की को भटक रहे हैं और रोजगार पर नहीं जाते हैं, चिंतित है। और जिला उपाध्यक्ष सुनीता सिंह ने कहा, मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार द्वारा गरीब मजदूर और किसानों को वरदान साबित हुई है। ग्रामीणों को गृह जरूरतों में मददगार साबित हुई है। मनरेगा योजना में 12 करोड़ मजदूर पंजीकृत है, जिनके रोजगार पर संकट है। अध्यक्ष हमारे प्रवक्ता हमारे कार्तिक रघुवंशी जगत पाल लोग यहाँ आपके पास आए हैं मनरेगा और SIR के बारे में समझाएंगे। SIR के बारे में भाई साहब ने, हमारी बहन जी ने आपको समझाया। मैं मनरेगा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मनरेगा जो योजना थी महात्मा गांधी के नाम से थी, आपको पता होगा। जो माँ है वो महात्मा गांधी है। तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया है, महात्मा गांधी का नाम योजना से हटा दिया। तो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी की पार्टी सभी ने इसका विरोध किया है कि राष्ट्रपिता है हमारे, उनका नाम क्यों हटाया गया। उससे ज़्यादा विरोध इस बात का है कि जो मनरेगा योजना लाई गई थी वो लाई गई थी ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए। उनकी जेब में थोड़ा सा पैसा आए। जो योजना आयोग होता है वो नीतियाँ बनाता है। तो मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी ने विशेष आग्रह किया था कि गांव के लिए ऐसी कोई योजना बनाइए जिनको घर बैठे रोजगार मिले और उनकी जेब में थोड़ा पैसा जाए, तो 100 दिन का रोजगार उनको मिले। तो आपके गांव में भी मनरेगा आती होगी। उन्होंने क्या किया है, इस योजना का तो नाम बदल दिया, बीबीजी रामजी कर दिया। चलो वो कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने जो ग्रामीण भारत की जेब में को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उस समय की UPA सरकार ने, उसमें अखिलेश यादव जी भी थे, तो उसको जो योजना इतनी मतलब इस योजना की तारीफ विदेशों में भी हुई है कि आप इतने ग्रामीण भारत के इतनी बड़े लोगों को कैसे आप मजबूत कर रहे हैं। उस योजना को इन्होंने बदल दिया है। पहले क्या था कि इस योजना को एक तो गारंटी थी, जैसे भाई साहब ने बताया, कानूनन गारंटी थी, आपको ये काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसके बदले आपको रकम मिलेगी, ये कानून गारंटी थी। दूसरा ये था कि ग्राम प्रधान आपको, आप ग्राम प्रधान के पास जाते थे, एक आवेदन फॉर्म होता था, वो भरते थे और आपको काम मिलता था, जॉब कार्ड आपको मिलते थे। अब इन्होंने क्या किया, गारंटी शब्द खत्म कर दिया है, मिशन कर दिया है। कि हमारा मिशन है, मतलब हमारी इच्छा है, तो ये काम करेंगे। हमने एक मिशन बना रखा है, हम ग्रामीण भारत को मजबूत करेंगे, किंतु गारंटी कुछ नहीं है। दूसरों ने क्या किया है कि पहले जैसे इस देश के हर गाँव में ये काम आता था, अब ये कह रहे हैं कि हम जिस गाँव में हमारी इच्छा होगी हम उस गाँव में काम देंगे, हमारी जिस इच्छा में गाँव में काम मतलब इच्छा नहीं हो काम नहीं देंगे। तो इसका मतलब जहाँ आपके सांसद विधायक नहीं होंगे या जहाँ से आपकी वोट परसेंटेज कम होगी वहाँ आप काम नहीं होगी। ओके, पक्षपात आप करोगे और राजा का काम पक्षपात करने का नहीं होता है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि पहले जो था 90% केंद्र सरकार इसको भुगतान करती थी, जो पैसा आपको जेब में आता था उसका 90% 90% भुगतान आपको केंद्र सरकार करती थी और 10% राज्य सरकार। अब इन्होंने कर दिया है कि 60% तो करेगी केंद्र सरकार और 40% राज्यों को देना होगा। जबकि सारे इस देश के राज्य कह रहे हैं, बीजेपी के राज्य थोड़ी दबी जबान में कह रहे हैं, जो बीजेपी के राज्य नहीं है वो खुली जबान में कह रहे हैं कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम 40% आपको दे पाएँ। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये योजना बंद हो जाएगी। सारा लब्बो लबाब जो है वो यही है कि ग्रामीण भारत को और कैसे कमजोर किया जाए, गरीब को और गरीब कैसे किया जाए। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपी की सरकार ने आप लोगों की मजबूती के लिए 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की थी, उस योजना को कैसे धीरे धीरे करके एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और आप लोगों का हक और अधिकार को छीन लिया जाएगा। और दूसरी बात एक ये है, एक नंबर आपको हम अभी बोलेंगे, जिस पास फोन हो तो आप फोन निकाल लें। ये जो नंबर है ये सीधे राहुल गांधी जी के कार्यालय से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देनी है। तो इसमें क्या होगा कि आपका विरोध इस गाँव का विरोध आप लोगों ने, किसान लोगों ने किया कि हमारे को मनरेगा ज़्यादा पसंद थी बजाय बीबीजी राम जी के, वहाँ विरोध दर्ज होगा, आपके नंबर वहाँ फील हो जाएंगे और उस बात को राहुल गांधी जी संसद में और राष्ट्रपति को बताएंगे। तो यहाँ से जब मजबूती जाएगी तभी वो भी बोलने में सक्षम होगा कि हाँ, इतने पूरे देश से इतनी 1000 कॉल मिस्ड कॉल हमारे पास आएंगे।
एक नंबर भाई साहब बताएंगे। खबर एटा से है, जहां एटा में स्वर्ण समाज के लोगों को सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। एटा के शहीद पार्क में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। शहीद पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और तानाशाही नहीं चलेगी नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी सतीश कुमार को लिखित शिकायती पत्र सौंपा है और काला कानून वापस लो के नारे लगाए। यूजीसी कानून को वापस लेने की स्वर्ण समाजों ने पुरजोर मांग उठाई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान, मनोज पचौरी और कन्या सेना के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। सैकड़ों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित होकर एटा के शहीद पार्क से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध जताया। जमकर नारेबाजी की, हाथ में तख्तियां थामकर यूजीसी एक्ट का पुरजोर विरोध किया है। और साथ ही इस दौरान गजेंद्र सिंह चौहान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष, ने कहा कि सरकार ने यह कानून बनाकर हमारे बच्चों और साथ ही स्वघोषित अपराधी उन्हें बना दिया है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों की तमाम विरासत है और साथ ही किले और साथ ही जायदाद दान में वह सब बेकार हो गया है। आज हम स्वर्ण समाज के लोगों को सरकार कुचलने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि कानून को वापस लिया जाए। मनोज पचौरी ने इस दौरान यूजीसी एक्ट का विरोध करते हुए कानून को वापस लेने की मांग की है। और साजन देव वार्षेण्य, भानु प्रताप सिंह, विमल राठौर, सनी चौहान, पुष्पेंद्र राठौर सहित सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मनोज पचौरी। आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी और क्या आपने समस्याएं रखी हैं ज्ञापन में? इसमें मुख्य मांग ये है और उसमें मेरा कहना है कि बहुत सुनी हमने मन की बात, अब होगी सबल समाज के हित की बात। यदि मोदी जी अपनी इसी जिद पर अड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से एक भयानक आंदोलन होगा और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। चाहे हम आगे चल के कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, हो सकता है हम नोटा में चले जाएं, हो सकता है हम घर बैठे रहें, हो सकता है हम अपना माइनस वोट ही न डालें। और जहाँ तक गजेंद्र सिंह चौहान जो अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने सब कुछ कह दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मांगे क्या हैं आपकी? मांगे ये है कि इस कानून को वापस करें। यूजीसी कानून जो है ये हमारे लिए जो एक फरमान जारी किया गया है, तुगलकी फरमान कहेंगे इसको, ये तुगलकी फरमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। यूजीसी की वापसी ना होने की स्थिति में क्या अग्रिम कदम रहेगा आपका? उसके बाद में अभी बबलू भाई ने बताया था कि या फिर ऐसा कर दें कि हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के लिए एक अलग से विद्यालय की स्थापना करें, जिनसे हम इनको अछूत मान लें, ये हमें अछूत मान लें। इसी कानून पहले बना था, उसमें कई बिंदु ऐसे थे जिनमें हम प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन ये गुमराह करके और एकदम चुपके से ये कानून लागू कर दिया गया है। इस पे हम सवर्ण समाज एक हैं और जो हमारे बच्चे, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में सवर्ण समाज को कुछ मिलेगा। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इतनी तीन बार सरकार बनाने के बाद हम इनको आगे लाएंगे तो हमारे सवर्ण समाज के लिए कुछ ये सरकार करेगी। लेकिन इन्होंने गुमराह करके जो यूजीसी कानून लागू किया है, इसमें हम अपील भी नहीं कर सकते। इसमें पहले ऐसी एक्ट लगाया जाता था हमारे ऊपर, तो उसमें ये नियम होता था कि एक सवर्ण समाज का गवाह उसमें जरूरी था। इसमें तो हमें सुनने का अधिकार ही नहीं है। हमारे बच्चे जब पढ़ने जाएंगे, हमने रियासतें खोई हैं, हमने रजवाड़े खोए हैं, हमने जिम्मेदारी खोई है, हजारों एकड़ जमीनें दान दी हैं, हजारों किले हमने कुर्बान किए हैं। उसके बावजूद भी आज हम अपने आप को सब तरह झेल रहे हैं। हमारे बच्चे 99% मार्क्स लाने के बावजूद भी वो सिलेक्शन में नहीं आते और ये लोग -40% भी मार्क्स लाते हैं तो इनके सिलेक्शन होते हैं। डॉक्टर में चले जाओ, इंजीनियर में चले जाओ, चाहे जहाँ भी चले जाओ आप। हम तो ये चाहते हैं समानता। भाजपा का नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज हमारा विश्वास क्यों खोया जा रहा है? हम ये उम्मीद करते हैं इनसे कि जो सर्व समाज की बात करते हैं वे सर्व समाज की बात करें। आर्थिक आरक्षण पे हम लोग आपत्ति नहीं कर पाए, हमारी नहीं सुनी गई, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के लिए तो हम कम से कम हम जिंदा क्यों हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि इसमें भी अगर जो कमेटी बनती है और जो व्यक्ति इसमें शिकायत करता है और शिकायत करने वाले ने अगर गलत शिकायत की है और वो साबित होती है
तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर हमने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन निर्दोष बच्चों के खिलाफ जो शिकायत होगी उसके अपेक्षा में हम ये चाहेंगे अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अग्रिम कदम क्या रहेगा आपका? 1 मिनट आप बात बोलिए। कानपुर पुलिस ने अपराधियों एवं असलहा व देशी तमंचा बनाकर बेचने वालों पर एक फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर 3 अपराधी देशराज, मोहम्मद आकिब और चांद बाबू को परेड कैसे आपको बता दें कि उन्हें कार्यालय के सामने खाली पड़ी पुरानी ब्रश फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में असलहा बनाने के औजार और कई देशी तमंचे व असलहे और खोखे बरामद किए गए हैं। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए कहा कि करीब 8 महीने से ये अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। मुखबिर की सटीक सूचना पर छापेमारी करी है। इन आरोपियों ने कितने अवैध तमंचे व असलहे बनाए हैं और किसको बेचे हैं, इसके साथ कौन कौन साथी है, इसका आगे पता लगाया जा रहा है। इस घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 25,000 के इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, विगत कुछ दिनों से कुछ तमंचे शहर में पकड़े गए थे। जब इनका पूछताछ में पता किया गया कि ये तमंचे कहाँ से लाए जा रहे हैं और उसको डेवलप करने के लिए टीम लगाई गई, तो आज जोन की जो सर्विलांस टीम है और कर्नलगंज की जो टीम है, सबने मिल करके एक अच्छी कार्रवाई की है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 बने हुए तमंचे, कुछ अधबने हुए तमंचे और इन तमंचों को बनाने की पूरी फैक्ट्री बरामद हुई है। विस्तृत पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया है कि कुछ लोगों को उन्होंने तमंचे बेचे हैं। उनके बारे में आगे भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभी इनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। हालांकि जो पूछताछ में आया है कि 6-8 महीने से ये चला रहे थे, लेकिन अभी और पूछताछ जारी है। पूछताछ में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर ये 315 बोर के तमंचे बना रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के तमंचे हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। इनसे यही पूछताछ की जा रही है। जो जैसा मैंने कहा कि पीछे जो पकड़े गए थे उनसे जब वो बैकवर्ड लिंकेज स्टैब्लिश की गई तो पता चला कि ये लोग बना रहे हैं और बना करके कार्रवाई कर रहे हैं, तभी इनको पकड़ा गया है। और किन किन लोगों को इन्होंने बेचा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी कर सिंडिकेट में कितने लगभग लोग हैं? इसमें 3 लोग थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में और बातें प्रकाश में उनका ये सामान तो लोकली अवेलेबल सामान है और फैक्ट्री इन्होंने अपनी बना रखी है। उसमें जो चीजें खराब वगैरह की जो चीजें होती हैं वो सारी कर रहे थे और करके रख रहे थे। टीम को कोई इनाम? निश्चित रूप से टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। हाँ, इसमें से एक अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक इतिहास है और बाकी का भी आपराधिक इतिहास है। ये 4-6 महीने से अभी तक इन्होंने बताया है, लेकिन विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में और भी चीजें प्रकाश में आएंगी। नहीं, ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है, लेकिन पूछताछ की जारी है। शादी का झांसा देकर उनसे रुपए ठगने वाले शातिर लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। थाना चंदौसी पुलिस टीम द्वारा अविवाहित पुरुष को शादी कराने का झांसा देकर उनसे रुपए ठगने व नाम छुपाकर छल करने के उद्देश्य से लड़कियों को बेचकर शादी करने व शादी के बाद कीमती सामान चुरा कर चले जाने के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद संभल में 25 जनवरी के दिन चंदौसी थाना के पथरोआ गांव में वहां के ग्रामीणों ने सूचना दी कि यहां पे एक महिला जो कि शादी करके आई थी, जिसका नाम आयशा है,
जो अपना नाम बदल के यहाँ पे पूजा नाम से उसने शादी की और ये भागने की तैयारी कर रही थी, कुछ ज्वेलरी के साथ में भाग रही थी। उस सूचना प्राप्त होने पे थाने के लोग हैं वो मौके पे गए और उस महिला से बाद में उसको मिशन शक्ति केंद्र पे वहाँ महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जब इसे पूछताछ की तो ये संज्ञान में आया कि एक राजीव नामक व्यक्ति है जो कि बदायूं का रहने वाला, बिनावर का रहने वाला है। उसने एक आयशा खातून नाम की महिला जो काजल नाम बना के यहाँ पे रह रही थी और इन लड़कियों को बंगाल से यहाँ लाके सप्लाई करती थी। ये सभी लड़कियां, इसमें कुल ऐसी 4 महिलाओं के संज्ञान में आए हैं जिनकी इन्होंने शादी यहाँ पे मुरादाबाद एवं जनपद संभल में करवाई है। इस गैंग का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि काजल नाम की ये महिला है, ये राजीव से बात करती है और उसके बाद में मुस्लिम लड़कियों के आधार कार्ड हैं वो हिंदू लड़कियों के नाम के बनवाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अविवाहित ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है उन लड़कों की ये शादी करवाने के नाम पे 50,000 रुपये से 70,000 रुपये लेते हैं, जिसमें 55,000 रुपये लेके एक भोला नामक व्यक्ति की शादी आरती नामक की लड़की से पिछले साल दिसंबर में 22 दिसंबर को करवाई थी। एक राजू पुत्र महेश जाटव है, उससे 53,000 रुपये लेके उसकी शादी पूजा और आयशा से करवाई थी। इसी प्रकार परमेश नामक एक व्यक्ति की शादी है 75,000 रुपये लेके एक दूसरी पूजा नाम की लड़की से करवाई थी जो भी इस धर्म की नहीं है। और मोनू मिश्रा पुत्र किशन लाल मिश्रा जो मुरादाबाद का रहने वाला है, इसकी शादी इशिका नाम की लड़की से कराई जो कि इशिका नहीं है, उसका नाम कुछ और है। इस गैंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो लड़की सप्लाई करने के नाम पे पैसे लेना और उसके बाद में उस जिससे शादी करवाते थे उस व्यक्ति के यहाँ जितना भी सोना और चांदी और इस तरीके के महंगे जेवरात हैं उन सबको 5-6 दिन रहने के बाद में भाग जाना। तो इस तरीके के 2 अपराध इन्होंने कारित किए। उसके साथ साथ अपने आधार कार्ड में मुस्लिम नाम से होने के बावजूद उन्होंने अपना हिंदू नाम रख के धर्म परिवर्तन करने का इस तरीके का जो कृत्य है ये राजीव और काजल उर्फ नूरजहां खातून जो है उनके द्वारा करवाया जाता था। इन सभी लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिसमें 3 मुख्य जो अभियुक्त हैं जिनके नाम काजल उर्फ नूरजहां खातून जो पश्चिम बंगाल की लाल बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली है, राजीव पुत्र नरेश पाल ये बिनावर बदायूं के रहने वाले हैं, पूजा उर्फ आयशा खातून ये बरुईपुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिस जगह पे इन लोगों के द्वारा बदायूं में आधार कार्ड में जो भी नाम बदलने का जो कुछ प्रयास इन लोगों द्वारा किए गए हैं उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस प्रकार जो ये लुटेरी दुल्हन है इन लोगों के द्वारा अभी तक 4 ऐसे वाक़े प्रकाश में आए हैं। पुलिस के द्वारा राजीव और इस काजल और नूरजहां खातून का जितने भी मोबाइल हैं उनको भी खंगाला जाएगा और उनसे और भी आगे की डिटेल मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर पूरे मामले में कितने आरोपी हैं इसमें? अभी तक वर्तमान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, लेकिन 4 इस प्रकार की शादियां हैं जो नाम बदल के किए जाने के तथ्य प्रकाश में वर्तमान में आए हैं। थैंक यू। अगली खबर संभल से है, जहां पर थाना जूनाबाई क्षेत्र के गांव धनीपुर का है, जहां पर 11,000 हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से एक पशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को देखकर मौके पर तमाम ग्रामीण इकट्ठा हो गए और साथ ही फोन किया, लेकिन शटडाउन के लिए फोन नहीं मिल सका। आनन फानन में ग्रामीणों ने विद्युत पर घर पर पहुंचकर सारी घटना की जानकारी दी है, तब जाकर सप्लाई को बंद किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि पहले कई बार मौखिक व लिखित बिजली घर शिकायत की गई है और तार जर्जर है और इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समय रहते यदि इसको ठीक कर दिया जाता तो एक भैंस की मौत नहीं होती और साथ ही बिजली विभाग नींद से जागे तब कहीं कुछ हो। जानकारी होने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने डायल 112 नंबर पर कुछ देर बाद 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र है। राघवेंद्र जी, क्या इसकी सूचना विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी गई थी? विद्युत विभाग के कर्मचारियों को फोन करके तभी सूचना दे दी गई है जिस टाइम की घटना है, तब से कम 2-2.5 घंटा हो चुका है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अभी तक ना कर्मचारी आया है ना कोई अधिकारी आया है। इस समय मैं मौजूद हूँ थाना जुनाबाई क्षेत्र के गांव धनीपुर में। यहाँ बिजली से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लगभग 1 लाख रुपए की कीमत की भैंस थी। बिजली के कारण इसका जो है देखिए करंट लगा था, तार टूटकर इस पर गिर पड़ा, जिससे इसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये हादसा कब और कितने समय हुआ था। क्या नाम है आपका?
अमरीश। अमरीश जी, ये बड़ा हादसा हुआ है विद्युत विभाग से, तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये बिजली विभाग वालों की। ये घटना कब की है, कैसे हादसा हुआ ये अभी तुरंत की घटना है। लगभग इस भैंस की कीमत कितनी होगी? लगभग तो 1,20,000 की कीमत है, मोल खरीदी गई है। और भी यहाँ पर तमाम ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं मौके पर, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। ये बिजली से भैंस खत्म हुई है, तार टूटा था, कब की घटना है ये? अभी की घटना है, तुरंत की, ज्यादा 5 मिनट हो गए होंगे बस। तो कहीं ना कहीं आपको किसकी लापरवाही लग रही है? बिजली वाले की है। बिजली विभाग की। हाथ में पानी आया वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम धनीपुर। ये सुबह हादसा हुआ, कैसे हुआ है? ये सुबह तार कटने से, बिजली का तार कटने से तार पे गिर गया और यहाँ पे 4-5 भैंसें और बंध रही थी, वो अलग पटक खा के गिरी, ये उसकी चपेट में आ गई तार के। तो इसी कारण तार गिरने से इसकी दर्दनाक मौत हुई। हमने फ़ोन किया था वहाँ पे बिजली घर में, तो उन्होंने शट डाउन नहीं दिया। फिर बिजली घर जा कर के हमने बोला है, हमने वहाँ पे मतलब इतना बड़ा हादसा हो रहा है, तब जाके उन्होंने मतलब शट डाउन दिया है वहाँ पे जाके। बच्चे भी बच गए, बाकी मतलब भाग के पड़े जैसे भैंसें पकड़ी गई, बच्चे भी, घर वाले भी बहुत मतलब बाल बचे हैं। भैंसें तो मतलब गई और बच्चे भी मतलब चपेट में आ सकते थे उसमें। इसमें नीचे सपोर्ट ना लगने की कारण ये तार कट। खबर बिजनौर से है, जहां शेरकोट के लड़कों का नगीना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराई है। कार काफी ऊंची उड़ी है और साथ ही कई पलटियां खाकर एक दुकान में जाकर घुस गई। भयंकर सड़क हादसे में फहीम और कैफ की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलने पर नगर में दौड़ी शोक की लहर। मृतक के परिजनों ने दोनों का पोस्टमार्टम कराने का किया है इनकार और थाना नगीना के धामपुर रोड स्थित मंझेड़ा पुलिस चौकी के पास का पूरा मामला बताया जा रहा। थाना क्षेत्र नगीना के पुरैनी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार आ रही कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिस कार में बैठे मोहम्मद फहीम और कैफ दोनों घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायतनामा की कार्यवाही कर अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां किन्नर अखाड़ा से महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को बाहर कर दिया गया है। इसकी पुष्टि अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर किया। उन्होंने कहा, अखाड़े के पदाधिकारी से बैठक करके यह निर्णय लिया गया है। ममता कुलकर्णी से अखाड़े का कोई संबंध नहीं है, वह अखाड़े की अधिकारी या सदस्य नहीं है और हमारे अखाड़े में महिला भी है, पुरुष भी है और किन्नर भी है। हम किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से बटुक ब्राह्मणों को शिक्षा पकड़कर पीटा गया था और शिखा पकड़कर उनकी पिटाई की गई थी, इससे हमारी भी नाराजगी है। ममता कुलकर्णी ने अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा था कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और तथाकथित शंकराचार्य झूठे हैं और उन्हें शून्य ज्ञान है। नमो नारायण। मैं स्वामी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर। जो विवाद चल रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ और हमारे अखाड़े के एक महामंडलेश्वर ने उस पर कुछ टिप्पणियाँ करी हैं जो हम उससे दूर हैं, उनका पर्सनल होगा। किन्नर अखाड़े का कोई विचार विमर्श इस टॉपिक पे है ही नहीं। मुझे हिसाब से मेरे संन्यास परंपरा के मेरे गुरु हरिगिरी महाराज जूना अखाड़े के और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव और संरक्षक जूना अखाड़े के, और हमने श्री विद्या में हमने दीक्षित वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य प्रभु से है। तो हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और हमारे गुरुजी के बीच में कोर्ट का केस चल रहा था। बहुत सारी बातें हमें पता है, पर उन बातों पे हमें टिप्पणी नहीं करनी है। किन्नर अखाड़ा इन बातों से दूर है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी गए थे माघ मेला में, और हमने माघ का हम गंगा स्नान करें, क्योंकि बहुत
लोगों का बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम था, संगम में बहुत भीड़ थी। सबके अपने अपनी मतलब मानसिकता है और अपनी विचारधारा है। मैं ना शंकराचार्य जी को भी सही कहती हूँ ना गलत कह रही हूँ, पर जिस तरीके से प्रशासन को यह हैंडल करना चाहिए था, सनातन की खिंगी नहीं उड़नी चाहिए। सनातन धर्म को बड़े संवेदनशील तरीके से सबको संभाल के, चाहे वो संत हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो। एक बात का दुख लगा कि बुटुक ब्राह्मणों का शिखा पकड़ के खींची गई, इस पे हमें भी नाराजगी है। पर अगर कोई किसी की परंपरा पे उंगली उठाए तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए हम यमाई ममता नरेंद्रगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी से हमने दूरी बना ली है। वो हमारे अखाड़े की कोई सदस्य नहीं है। हमारे पूरे अखाड़े ने मिलकर ये बात को निर्णय लिया है। वो भिन्न भिन्न टिप्पणियां करके बीच में भी बहुत बवाल हुआ था, तो हम बवाल नहीं चाहते। हम किन्नर अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में महिला है, पुरुष है, सभी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि सब धर्म पे चलें, ना विवादों में फंसे। और इसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अपने आप को शंकराचार्य जी कहते हैं, वो अपना काम जाने, पर हमारा अखाड़े से कोई टिप्पणी नहीं है। इसीलिए जो बार बार टिप्पणियां करके भ्रमित करते कि किन्नर अखाड़े की टिप्पणी होगी, किन्नर अखाड़े की कोई टिप्पणी नहीं है, और इसके लिए हमने उनसे दूरी बना ली। ये सबको मालूम हो। जय श्री महाकाल। प्रयागराज में अधिवक्ताओं ने यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कानून का पुतला फूंका है। वकीलों का कहना था कि यह संशोधन शिक्षा संस्थानों की सदस्यता और साथ ही स्वायत्तता पर असर डालता है, छात्रों के अधिकार को कमजोर करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि यूजीसी एक्ट में किए गए सभी संशोधन को बिना शर्त वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि यदि सरकार ने संवाद का रास्ता नहीं अपनाया तो ये आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है। खबर अलीगढ़ से निकलकर सामने आ रही, जहां पर अलीगढ़ थाना गांधी पार्क इलाके में ओयो होटल बना दे व्यापार का अड्डा। आपको बता दें, ओयो होटल में खुलेआम की जा रही सौदेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। घनीपुर मंडी के पास का ओयो होटल का बताया जा रहा मामला घनीपुर मंडी के पास का है ये पूरा मामला। जनपद अलीगढ़ इगलास तहसील की ग्राम पंचायत मोहनपुर भरतपुर में ट्रस्ट की गौशाला है, जहां पर गौशाला प्रबंधक शिशुपाल सिंह चल रहे हैं और साथ ही गायों के अवशेष को कुत्ते जानवर खा रहे हैं। मृतक गायों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। वहीं इगलास तहसील के अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। गौशाला में गंदगी के ढेर और गायों को सड़े आलू खिलाए जा रहे हैं। कुछ गायों में मृत शरीर गौशाला के अंदर पानी में तैर रहे हैं। गौशाला प्रबंधक और जिला प्रशासन की लापरवाही का नतीजा सामने आ रहा है, जहां तहसील इगलास के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव और ब्लॉक ऑफिसर की लापरवाही है। गौशाला के मानकों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था की गई है। वहीं गौशाला में सड़ा हुआ भूसा और सड़े आलू खिलाए जा रहे हैं। मृत गायों के अवशेष को जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला प्रबंधक गायों की व्यवस्था के लिए तत्पर नहीं है। गायों की व्यवस्था चरमरा गई है, काफी बदबू का सामना करना पड़ता है।
पंचायती राज अधिकारी DPRO बनवारी लाल का 20,000 रुपए रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पंचायत सचिव से ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले मांगे थे कुल 40,000, पहली किस्त लेते कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में DPRO बोले ताखा पोस्टिंग के लिए जय किशन दे रहा था 2 लाख का ऑफर। आरोपी DPRO को बताया जा रहा सपा सांसद का समर्थी और समधी और साथ ही आपको बता दें भाजपा ने घेरा है। शिकायतकर्ता सत्येंद्र सिंह ने हलफनामे के साथ लखनऊ तक भेजा शिकायत, कार्रवाई का इंतजार है। विकास भवन में 3 साल से जमा है। DPRO प्रधानों और सचिवों ने लगाया उगाही का प्रताड़ना का आरोप। मिली जानकारी के अनुसार DM ने ADM को जांच के दिए आदेश। खबर इटावा से है, जहां इटावा में रात के अंधेरे में सीओ भरथना का ताबड़तोड़ छापा, खनन माफिया बेनकाब। भरथना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन पर चला अचानक रेड और साथ ही 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 JCB मशीन जब्त। पुलिस को देखते ही माफिया वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। सभी वाहन कोतवाली भरथना परिसर में सीज। सीओ भरथना राम दवन मौर्य के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। रात के अंधेरे में चल रही थी बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई, खनन माफियाओं में हड़कंप, इलाके में सख्ती का संदेश। कोतवाल भरथना क्षेत्र के रौरा में बड़े पैमाने पर चल रहा था मिट्टी खनन का कार्य। बीती रात थाना भरथना क्षेत्र में ग्राम रौरा में अवैध तरीके से खनन व ढुलाई कर रहे 4 ट्रैक्टर व ट्राली व 1 JCB मशीन को सीज किया गया है एवं इसकी सूचना खनन विभाग को दी गई है। खनन विभाग के द्वारा विधि संगत तरीके से कार्रवाई संपादित की जा रही है। आगे भी अनधिकृत रूप से चल रहे अवैध वाहनों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। अरवल थाना क्षेत्र में दबंगों का तांडव, घर में आगजनी व लूट, 7 लोग घायल। अरवल थाना क्षेत्र के अंदेहिया मझरा कटरी छोजपुर में ये घटना हुई, जहां पर गांव में सोमवार शाम करीब 5 बजे दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया है। गांव निवासी सुंदरलाल राजपूत पुत्र समोतार अपने पशुओं को चारा डाल रहे थे, तभी गांव के ही रामकिशोर, फूलचंद, नरेंद्र, धर्मेंद्र, योगेंद्र, मुनेंद्र, शिवम, राकेश, रामनिवास, गोविंद, रामदास, दिनेश, सुखेंद्र सहित लगभग 30 अज्ञात लोगों ने एकजुट होकर हमला बोल दिया। आरोप है कि इन हमलावरों ने पीड़ित के घर के बाहर बने शौचालय में ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, जिससे शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद दबंगों ने पीड़ित के घर में आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में घर में रखा सारा कीमती सामान जलकर नष्ट हो गया। इस संबंध में थाना प्रभारी अरवल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है और साथ ही वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार भी लगाई है। बंगला छत पर गिराया, सोते समय हम लोगों को मारा पीटा है और उस पर आग लगा दी है, ठीक है। और उसके बाद जो घर में था वो माल लूट खान के ले गए हैं।
हाँ। कौन लोग थे? राजपूत हैं। नाम बताओ। नाम राम किशोर हैं, फूलचंद हैं, योगेंद्र हैं, मोनेंद्र हैं, धर्मेंद्र हैं, नारेंद्र हैं और शिवम है, राकेश हैं, रामनिवास हैं, गोविंद हैं, रामदास हैं, दिनेश हैं, सुखदेव हैं और इत्यादि बहुत लोग हैं। मतलब अज्ञात। आप कितने लोग घायल हुए इसमें? हमारे 7 लोग हैं घायल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम तिलावन सर है। सीतापुर में हुआ भीषण दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तेज रफ्तार रोडवेज बस और कई वाहनों में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 8 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। लगाया जा रहा अस्पताल में पता। आपको बता दें, अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने 2 व्यक्तियों को किया मृत घोषित। शेष घायलों का उपचार जारी। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे सीएमओ सीतापुर। हादसे में घायलों और मृतकों की बढ़ सकती है संख्या। घटनास्थल पर मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी। थाना रामकोट क्षेत्र के मिश्रित मार्ग का पूरा मामला। एक हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके बाद उन घायलों को यहाँ लाया गया। क्या जानकारी है अभी तक? सूचना मिली थी पुलिस के द्वारा कि रामकोट क्षेत्र में मिश्रिक रोड पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें 2 बसें आपस में टकरा गई थी किसी ट्रैक्टर ट्रॉली से, जिसमें 8 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। तो मैं अभी यहाँ इमरजेंसी में आया हूँ जिला अस्पताल की, तो यहाँ पर 4 अभी मरीज आए हैं और बाकी मरीज अभी आ रहे हैं, जिसमें से 2 मरीजों की डेथ हुई। मतलब 2 मरीज अभी घायल हैं और बाकी घायल लोग आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के 8 लोग थे, 2 लोगों की मौत हो चुकी, 6 लोग घायल हैं। हाँ, 6 लोग घायल हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। एक हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके बाद उन घायलों को यहाँ लाया गया। क्या जानकारी है अभी तक? सूचना मिली थी पुलिस के द्वारा कि रामकोट क्षेत्र में मिश्रिक रोड पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें 2 बसें आपस में टकरा गई थी किसी ट्रैक्टर ट्रॉली से, जिसमें 8 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। तो मैं अभी यहाँ इमरजेंसी में आया हूँ जिला अस्पताल की, तो यहाँ पर 4 अभी मरीज आए हैं और बाकी मरीज अभी आ रहे हैं, जिसमें से 2 मरीजों की डेथ हुई। मतलब 2 मरीज अभी घायल हैं और बाकी घायल लोग आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के 8 लोग थे, 2 लोगों की मौत हो चुकी, 6 लोग घायल हैं। हाँ, 6 लोग घायल हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। एक हादसा हुआ है, दर्दनाक।
कानपुर में प्रधानमंत्री को यूजीसी के विरोध में लिखा खून से पत्र। यूजीसी के नए कानून को लेकर कानपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए यूजीसी बिल को लेकर देश भर में विरोध तेज होने लगे और साथ ही इसमें छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठनों के बाद अब सत्ताधारी दल के भीतर भी इस बिल के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष आकाश ठाकुर ने इस बिल का अनोखा और बेहद भावुक तरीके से विरोध किया है। आकाश ठाकुर ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखकर इस बिल पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। भाजपा नेता का मानना है यह बिल भविष्य में समाज और शिक्षण संस्थानों में भेदभाव बढ़ा सकता है और समाज में जहर घोलने का काम करेगा। वहीं अखंड भारत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक राणा ने भी यूजीसी के कानून पर विरोध जताया और मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने अपने संगठन के आगामी चुनाव को लेकर कार्यों के लिए भी जानकारी दी है। आपने आज एक खून का पत्र लिखा, क्या उद्देश्य है इस पत्र का? जी, मैं आकाश ठाकुर जूही मंडल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। भारत या विश्व के सबसे छोटा सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और उस परिवार में होने के नाते ये मैं एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि बिल जो काला कानून लागू किया गया है, इसमें मैंने अपने खून से इस पत्र को लिखा है। ये मांग की है कि इस बिल को वापस लिया जाए या तो इसमें संशोधन किया जाए। इसमें हमारे समाज के लोगों का शोषण हो सकता है और इसमें समाज और कॉलेज कैंपस में आपसी भेदभाव बढ़ सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बिल में संशोधन करें या तो इसको समाप्त करें। कानपुर महानगर सीए राम में सज्जन ज्ञानी करो प्रणाम जोड़ जो पानी। शंकराचार्य जी को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा, जिस समय मौनी घाट में या ये कहा जाए मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर शंकराचार्य जी के साथ और जो ब्रह्मचारी हैं छोटे छोटे और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ जो घटना हुई, सनातन पर प्रहार किया गया, उसके विषय में केवल और केवल ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में लोकतंत्र सत्ता पर विराजमान योगी सरकार वास्तविक रूप से यह धर्म सत्ता की आड़ में राज्य सत्ता को मजबूत कर रहे हैं और हम आप लोगों को एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। जो यूजीसी जो वर्तमान समय में ये लागू हुआ है, इसका विरोध करना चाहिए। ये हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है, कहा जाए वास्तविक भाषा में समझ में नहीं आ रहा है। एक संत पर इस तरीके की घटना को लेकर पूरे देश में विवाद का माहौल है। सभी पार्टियां अपनी अपनी चमका रही हैं। इसको लेकर 2027 का चुनाव है, संतों का आशीर्वाद किस तरफ रहेगा, इस पे थोड़ा ध्यान दो। देखिए, संतों का आशीर्वाद सदैव संत धर्म के लिए ही बोले हैं, गौ माता के लिए बोले हैं, क्योंकि भगवान का अवतार ही 4 वर्णों के लिए हुआ है और 4 चीज़ों के लिए हुआ। या ये कह लिया जाए विप्रधेनु सुर संत हित। मानसकार श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने स्वयं विप्रधेनु सुर संत हित 4 लोगों के लिए अवतार लिया, तो संत ही वही कर रहे हैं। और जो वास्तविक में संत हैं वो खुल करके इसका विरोध करेंगे और शंकराचार्य भगवान के साथ में आएंगे। और इसके साथ साथ में आपने आज एक खून का पत्र लिखा, क्या उद्देश्य है इस पत्र का? जी, मैं आकाश ठाकुर जूही मंडल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। भारत या विश्व के सबसे छोटा सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और उस परिवार में होने के नाते ये मैं एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि बिल जो काला कानून लागू किया गया। खबर वाराणसी से है, जहां कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई। कफ सिरप मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी पर 50,000 की इनामी आजमगढ़ निवासी विकास सिंह नरवे सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाराणसी पुलिस ने नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी और साथ ही अंकित श्रीवास्तव एवं आकाश पाठक को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार।
वाराणसी द्वारा आज 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है विकास सिंह नरवे, जो जनपद आजमगढ़ का रहने वाले, और देवनाथ फार्मेसी का प्रोपरेटर है। तो दूसरा आकाश पाठक, जो शुभम जायसवाल के साथ मेड रेमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड में को डायरेक्टर है। तीसरा अंकित श्रीवास्तव, जो विकास सिंह नरवे का पैसे के लेन देन के काम देखते थे। उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे के ऊपर LOC पूर्व में जारी हो चुके और इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा इन 3 अभियुक्तों को नेपाल भागने से पहले रोक के इंटरसेप्ट करके इनको गिरफ्तार किया गया। और उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे, ये दोनों 50,000 रुपये के इनामी दिए। तो इन तीनों को गिरफ्तार करके आज अग्रिम विधिक कार्रवाई। कोडिनियुक्त अफसर मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आज 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है विकास सिंह नरवे, जो जनपद आजमगढ़ का रहने वाले, और देवनाथ फार्मेसी का प्रोपरेटर है। तो दूसरा आकाश पाठक, जो शुभम जायसवाल के साथ मेड रेमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड में को डायरेक्टर है। तीसरा अंकित श्रीवास्तव, जो विकास सिंह नरवे का पैसे के लेन देन के काम देखते थे। उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे के ऊपर LOC पूर्व में जारी हो चुके और इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा इन 3 अभियुक्तों को नेपाल भागने से पहले रोक के इंटरसेप्ट करके इनको गिरफ्तार किया गया। और उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे, ये दोनों 50,000 रुपये के इनामी दिए। तो इन तीनों को गिरफ्तार करके आज अग्रिम विधिक कार्रवाई। कोडिनियुक्त अफसर मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आज 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार। श्रावस्ती जिले में मौसम ने करवट ले ली है और बीती रात से ही हो रही हल्की बारिश ने किसानों के चेहरे पर राहत की मुस्कान ला दी है। लंबे समय से सूखे और बदलते मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं मानी जा रही। रात भर रुक रुक कर हुई इस हल्की बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे रबी फसलों को खासा फायदा होने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों तक बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर श्रावस्ती में बदले मौसम ने किसानों को बड़ी राहत दी है और अच्छी पैदावार की उम्मीद एक बार फिर जग गई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।